सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने 50 क्वेश्चन साइटोलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किए किसके, साइटोलॉजी के। ठीक है, आज हम 51 से लेके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे साइटोलॉजी के। ठीक है, अभी क्वेश्चन बेसिक पे चलने दो, बाकी के बचे हुए 100 क्वेश्चन हम एडवांस लेवल के करेंगे। ठीक है, इससे हमारा बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स कवर हों। ऐसा नहीं कि केवल कठिन क्वेश्चन ही करके जाएं, जरूरी नहीं है। कुछ चैप्टर से इजी क्वेश्चन भी आते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन एग्जाम में कठिन आने वाले नहीं हैं। मोस्टली 50 क्वेश्चन इजी, बाकी 30-40 मॉडरेट, बाकी 20 से लेके 30 क्वेश्चन थोड़े आपके टफ साइड हो रहे हैं। क्लियर बात है? स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 51, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू फिक्स अ पेप स्मेयर आफ्टर सैंपल कलेक्शन। हमने क्या किया, सैंपल कलेक्ट कर लिया। कौन सा, पेप स्मेयर का। ठीक है, पेप्नियोकोक स्मेयर का हमने कर लिया सैंपल कलेक्शन। अब उसे लेने के बाद फिक्स करने का आदर्श समय क्या है, आइडियल टाइम क्या है। आफ्टर 10 मिनट है, विद इन 30 सेकेंड है, आफ्टर ड्राइंग या आफ्टर स्टेनिंग। ठीक है, तो हम जब भी पेप स्मेयर को फिक्स करना होगा उसकी आइडियल टाइम क्या है, विद इन अ 30 सेकेंड। हमें 30 सेकेंड के अंदर उसे फिक्स कर देना चाहिए, वरना हमें क्या करते हैं, पेप स्मेयर में हम न्यूक्लियर डिटेल्स को साइटोलॉजिकल डिटेल से अलग करते हैं ना, तो न्यूक्लियर डिटेल हमें अच्छे से दिखना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, विद इन 30 सेकेंड फिक्स कर देंगे, जिससे उसकी न्यूक्लियर डिटेल ना बिगड़े। ठीक है, उसकी नाभिकीय संरचना ना बिगड़े, इसलिए हम उसे फिक्स कर देते हैं 30 सेकंड के अंदर। फिक्सेशन शुड बी इमीडिएट विद इन 30 सेकंड टू अवॉइड ड्राइंग आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, यदि तुरंत न फिक्स किया जाए तो न्यूक्लियस खराब हो सकता है, चांसेस होते हैं। क्लियर बात है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। इन सर्वाइकल साइटोलॉजी प्रेजेंस ऑफ कोइलोसाइट्स इंडिकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। एक बार अगर आपको याद हो गया भूलोगे नहीं, लेकिन एग्जाम में आता है। ठीक है, सर्वाइकल साइटोलॉजी में कोइलोसाइट्स की उपस्थिति किसे दर्शाती है। ठीक है, कोइलोसाइट सेल्स की अगर हम बात करें, इसकी उपस्थिति की बात करें, ये किसे दर्शाएगी, ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन को दर्शाएगी, कैंडिडा इन्फेक्शन को दर्शाएगी, एचपीवी इन्फेक्शन को दर्शाएगी या गोनोरिया को दर्शाएगी। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे कोइलोसाइट्स की, ये कब दर्शाएगी, ये इंडिकेट करेगी आपके एचपीवी इन्फेक्शन पे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन में आपको कोइलोसाइट्स दर्शाई जाएंगी। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। कोइलोसाइट्स आर हॉल मार्कर ऑफ एचपीवी इन्फेक्शन। कोइलोसाइट्स एचपीवी वायरस के कारण बनने वाली विशेष सेल्स होती हैं, यानी स्पेशल सेल्स होती हैं कोइलोसाइट्स। ये हमेशा एचपीवी इन्फेक्शन होने पर ही दिखाई देंगे। क्लियर बात है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन एफएनएसी मैक्सिमम पासेस आर यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू। एफएनएसी में अधिकतम कितनी बार सुई डाली जाती है। ठीक हो, एफएनएसी में हम लंप्स की एफएनएसी करते हैं, किसी गांठ की एफएनएसी करते हैं। किससे करते हैं सर? 22 गेज की नीडल से करते हैं। क्लियर, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम मैक्सिमम कितनी बार उस सुई को, उसमें नीडल को उसमें पास कर सकते हैं, उस लंप में। क्लियर बात है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एफएनएसी के अंदर। 10 बार, 2 से 3 बार, 6 से 8 बार या केवल 1 बार। ठीक है, तो देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, 2 से 3 बार इंसर्ट करते हैं नीडल को। क्लियर बात है? मल्टीपल प्लासेस क्या कर सकता है, कैन डैमेज टिश्यू एंड कॉज ब्लीडिंग। अगर हम मल्टीपल बार, मान लो से 8 से 10 बार ऐसे छेदते रहें, तो उसमें क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और साथ साथ टिश्यू भी डैमेज हो सकता है। तो ये दिक्कत वाली बात है। क्लियर बात है? इसलिए हम मैक्सिमम क्या करते हैं, जनरली 2 से 3 बार ही नीडल डालते हैं। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। Which strain gives best nuclear detail in cytology? साइटोलॉजी में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को सबसे अच्छा कौन सा स्ट्रेन दर्शाता है? क्या इयोसिन दर्शाएगा, एमजीजी दर्शाएगा, हेमाटोक्सिन दर्शाएगा, जिम्सर दर्शाएगा? ठीक है, जब भी हम बात करेंगे साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी में क्या होता है, देखो साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, पेप स्टेनिंग सबसे कॉमन स्टेन होती है और सबसे अच्छा न्यूक्लियर दर्शाती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ना दिया रहे और फिर हमसे बेस्ट न्यूक्लियर की बात की जाए, तो हम किस पे चले जाएंगे सर, HNE पे चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद न्यूक्लियस हमें HNE ही दर्शाती है। HNE में क्या दर्शाती है सर, हेमाटोक्सिन जो होती है वो हमें न्यूक्लियस दिखाती है। क्लियर बात है? इतनी चीज़ मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। तो हमें हेमाटोक्सिन क्या करेगी सर, वो न्यूक्लियर डिटेल दिखा देगी, और बची हुई क्या है, इयोसिन। इयोसिन हमें साइटोप्लाज्मिक डिटेल दिखा देगी, और न्यूक्लियर डिटेल को कैसा कलर करती है, हेमाटोक्सिन ब्लू कलर में। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना। अगर न्यूक्लियर डिटेल की बात की जाए, वो आपको हेमाटोक्सिन दिखाएगी। इतनी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हेमाटोक्सिन बाइंड टू डीएनए गिविंग प्रिसाइज न्यूक्लियर डिटेल। हेमाटोक्सिन न्यूक्लियस को गहरे नीले रंग से रंगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। विच फिक्सेटिव इज कॉमनली यूज्ड इन लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में कौन सा फिक्सेटिव आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? अगर मान लो हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी परफॉर्म कर रहे हैं, तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में हम जनरली कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड,
एसीटोन, एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन या डिस्टिल वाटर। ठीक है, अब देखो जब भी आपसे लिक्विड बेस्ड कुछ भी पूछा जाए, अगर साइटोलॉजी बोला गया है, साइटोलॉजी बोला गया है तो हम एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एल्कोहल बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स मेंटेन सेलुलर मॉर्फोलॉजी, एल्कोहल आधारित फिक्सेटिव कोशिकाओं को अच्छे से संरक्षित करता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। सेल ब्लॉक टेक्निक इज मेनली यूज फॉर, ठीक है, सेल ब्लॉक टेक्निक एक टेक्निक होती है, यह तकनीक किसके लिए मुख्य रूप से उपयोगी होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड सैंपल्स के लिए हम सेल ब्लॉक टेक्निक यूज करते हैं, यूरिन के लिए करते हैं, इफ्यूजन साइटोलॉजी के लिए करते हैं या सीएसएफ के लिए करते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये जनरली सारे पैथोलॉजी से आपका एग्जांपल बना दिया गया। अब आपसे पूछा गया सेल ब्लॉक टेक्नोलॉजी। अब सेल ब्लॉक हम सेल की स्टडी किस में करेंगे सर? सेल ब्लॉक किस में करेंगे? जिसमें हम सेल की स्टडी कर रहे हो। और सेल की स्टडी हम सर किसके अंदर करते हैं? सिंपल सी बात है, हम साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ब्लड सैंपल के अंदर हमें सेल ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। यूरिन के अंदर हम कहाँ से सेल ब्लॉक करेंगे? सीएसएफ के अंदर हम सेल ब्लॉक करते नहीं है। सर बचा क्या? आपका इफ्यूजन साइटोलॉजी। इसके अंदर हम क्या करेंगे? सेल ब्लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सेल ब्लॉक्स अलाउ हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग सेक्शनिंग फ्रॉम फ्लूइड साइटोलॉजी, तरल में मौजूद कोशिकाओं से वैक्स ब्लॉक बनाकर हिस्टोलॉजी की जाती है। ये चीजें ध्यान रखना। तो सेल ब्लॉक टेक्निक किसके अंदर? इफ्यूजन साइटोलॉजी के अंदर की जाती है। ये चीजें ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। इन साइटोलॉजी एयर ड्राइड स्मेयर आर कॉमनली स्टेन विद, साइटोलॉजी के अंदर एयर ड्राइड स्मेयर को किससे स्टेन से रंगा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे? वेट ड्राइड स्मेयर इस्तेमाल कर रहे थे। वेट स्मेयर से क्या हो रहा था सर? एल्कोहल यूज कर रहे थे। ठीक है, 95% एल्कोहल यूज कर रहे थे। अब हम अगर पूछें एयर ड्राइड स्मेयर जो हवा से सुखाई जाती हैं, हवा से फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, हवा से सुखाया जाता है। तो एयर ड्राइड स्मेयर को हम कॉमनली किससे स्टेन करते हैं? HNE से स्टेन करते हैं, MGG में ग्रीनवॉल्ड गिम्सा से स्टेन करते हैं, पैप से स्टेन करते हैं या पस से स्टेन करते हैं। देखो एयर ड्राइड स्मेयर की जब भी आपसे बात की जाएगी, ये MGG स्टेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, MGG स्टेन में हम एयर ड्राइड स्मेयर का इस्तेमाल करते हैं। MGG इज आइडियल फॉर एयर ड्राइड स्मेयर्स शोइंग साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स। MGG स्टेन सूखी स्लाइड के लिए उपयुक्त है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ साइटोलॉजी? साइटोलॉजी की देखो बहुत सारे फायदे हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब आपको लिमिटेशन बतानी है। साइटोलॉजी की एक प्रमुख सीमा क्या है? नॉन इन्वेंसिव है, लेस पेनफुल है, कैन नॉट प्रोवाइड टिश्यू आर्किटेक्चर है या चीप होती है। देखो जब भी हम साइटोलॉजी की बात करेंगे तो चीप तो है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। लेस पेनफुल नहीं सर, पेनफुल होती है। नॉन इन्वेसिव नहीं, इन्वेसिव होती है। हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो देखो टिश्यू का स्ट्रक्चर ये हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर देखते हैं। यहाँ पर साइटोलॉजी लिमिट हो जाती है क्योंकि हम इसमें हम सेल की स्टडी ही कर पाते हैं। ठीक है, ये टिश्यू आर्किटेक्चर के बारे में नहीं बता पाता हमें साइटोलॉजी। तो ये इसका एक हो गया लिमिटेशन। क्लियर बात है। साइटोलॉजी एग्जामिन्स इंडिविजुअल सेल्स नॉट टिश्यू स्ट्रक्चर। इसमें पूरे टिश्यू का अरेंजमेंट नहीं दिखाई देता, इसमें हम सेल्स के अरेंजमेंट तो देख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। व्हाट इज यूज टू कलेक्ट एंडोसर्वाइकल सेल्स इन पैप टेस्ट? पैप टेस्ट में एंडोसर्वाइकल सेल्स इकट्ठा करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एंडोसर्वाइकल सेल्स की बात करेंगे तो हम क्वार्टन सेप से निकालेंगे, आयरिस स्पैटुला से निकालेंगे, एंडोसर्वाइकल ब्रश यूज करेंगे या फॉरसेप्स यूज करेंगे। देखो पैप टेस्ट के अंदर अगर हम एंडोसर्वाइकल सेल्स की बात कर रहे होंगे तो इसके अंदर हम एंडोसर्वाइकल ब्रश का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, ये ब्रश कैसी होती है? ये ब्रश कैन रीच एंड कलेक्ट सेल्स फ्रॉम एंडोसर्वाइकल कैनाल। जो एंडोसर्वाइकल कैनाल है उसके अंदर ये ब्रश पहुंच जाती है और सेल्स को कलेक्ट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, ब्रश कैनाल के अंदर से कोशिकाएं एकत्रित करता है और उस ब्रश का नाम क्या है सर? एंडोसर्वाइकल ब्रश। तो एंडोसर्वाइकल सेल्स के अंदर हम एंडोसर्वाइकल ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात। आगे बढ़ जाओ। Which cytology test is used to detect carcinoma from lungs from sputum? स्पुटम होता है, स्पुटम से लंग कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा साइटोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है? FNAC से हम लंग कैंसर का पता लगा सकते हैं। देखो FNAC के अंदर हम स्पुटम का इस्तेमाल करते ही नहीं है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। ब्रोंकियल वॉशिंग, स्पुटम साइटोलॉजी या प्लूरल बायोप्सी? बायोप्सी वर्ड सुनते ही हटा देना। बायोप्सी हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको क्या करना है? लंग साइटोलॉजी। अब देखो बच्चा क्या? ब्रोंकियल वॉशिंग या स्पुटम साइटोलॉजी। अब हमें क्या कर रहे हैं? स्पुटम से हम लंग कैंसर का पता लगा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम स्पुटम साइटोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। स्पुटम साइटोलॉजी डिफेक्ट एक्सफोलिएट्स मैलिग्नेंट सेल्स फ्रॉम लंग्स। ठीक है,
बलगम से गिरने वाली एबनॉर्मल कोशिकाएं दिखाई देती हैं, यानी डिटेक्ट कर लेता है स्पुटम साइटोलॉजी एक्सफोलिएटेड मेलिग्नेंट सेल्स जो कि निकलती हैं कहाँ से सर, लंग से। क्लियर बात है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इन पैप स्टेन व्हाट डज ऑरेंज जी स्टेन। ठीक है, ऑरेंज जी स्टेन जो होता है वो पैप स्टेनिंग के अंदर किसको कलर देता है, किसको रंग देता है। क्लियर बात है। क्या न्यूक्लियस को कलर देता है ऑरेंज जी, क्या साइटोप्लाज्म ऑफ केराटिनाइज सेल को स्टेन करता है ऑरेंज जी, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करता है या बैक्टीरिया को स्टेन करता है। देखो, जब भी हम पैप स्टेन के अंदर ऑरेंज G6 या ऑरेंज जी स्टेन का इस्तेमाल करेंगे, ये करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ केराटिनाइज सेल, इनको स्टेन करेगा। इट स्टेन साइटोप्लाज्म ऑफ केराटिनाइज स्क्वामस सेल ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज जी केवल केराटिन वाली कोशिकाओं को रंगता है। किस कलर में रंगता है, इसका नाम ऑरेंज है, इसलिए ऑरेंज कलर में रंगता है। क्लियर बात है। आगे चलो, अ नॉर्मल पैप स्मेयर शुड कंटेन विच सेल। नॉर्मल पैप स्मेयर में कौन सी कोशिकाएं होनी चाहिए। मान लो एक नॉर्मल पैप स्मेयर आपने बनाया, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होनी चाहिए इन जनरल। ठीक है, शुड कंटेन पैराबेसल सेल्स ओनली, एंडोसर्वाइकल एंड स्क्वामस सेल्स, WBC एंड RBC या ओनली कॉलमनर सेल्स। देखो, इसके अंदर एंडोसर्वाइकल और साथ के साथ स्क्वामस सेल ये दोनों मौजूद होनी चाहिए अगर हम एक नॉर्मल पैप स्टेन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एडिक्वेट सैंपल शुड हैव बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर इवैल्यूएशन। दोनों प्रकार की कोशिकाएं मिलना आवश्यक होती है किसके अंदर, नॉर्मल पैप स्मेयर के अंदर। क्लियर बात है। द पर्पज ऑफ साइटोलॉजी सेंट्रीफ्यूज साइटोस्पिन इज टू। साइटोस्पिन जो होती है उसका पर्पस साइटोलॉजी के अंदर क्या है, साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है, सेपरेट प्लाज्मा, स्टेन स्लाइड्स, कंसंट्रेट सेल्स ऑन स्लाइड या रिमूव बैक्टीरिया। तो जो होती है साइटोस्पिन, साइटोस्पिन जिसको हम बोलते हैं साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज, ये क्या करता है, ये सेल को कंसंट्रेट करता है किस पे, स्लाइड्स के ऊपर। क्लियर बात है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बात। आगे बढ़ जाओ। विच सेल इज इंडिकेटिव ऑफ कैंडिडा इन्फेक्शन इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कैंडिडा इन्फेक्शन को दर्शाने वाली सेल्स कौन सी होती हैं। जो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है इसको दर्शाने वाली सेल्स कौन सी होंगी। अब देखो, कैंडिडा इन्फेक्शन कैसा इन्फेक्शन है, कैंडिडा फंगस होता है, सिंपल सी बात। अब साइटोलॉजी के अंदर इसको कौन सी सेल्स हमें दर्शाएगी कैंडिडा इन्फेक्शन को, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, स्पोर एंड स्यूडो हाइफी, रीड स्टैनबर्ग या प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, अब बताओ कैंडिडा इन्फेक्शन को साइटोलॉजी के अंदर कौन सी सेल दर्शाएगी। तो कैंडिडा इन्फेक्शन कैसा इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है। ठीक है, फंगस के अंदर क्या हमें जानने को मिलता है, जनरली मिलता है हमें हाइफी देखने को मिलता है, हाइफी के अलावा स्पोर देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोर एंड स्यूडो हाइफी। ये दिखाएगा कैंडिडा इन्फेक्शन इन साइटोलॉजी। क्लियर बात है। स्यूडो हाइफी आर टिपिकल फंगल एलिमेंट सीन इन स्मेयर। कैंडिडा में कोशिकाओं में लंबी रेखाएं और बीजाणु दिखाई देते हैं। ठीक है, साइटोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ ब्रेस्ट लंप इज मोस्टली डन यूजिंग। स्तन की गांठ का साइटोलॉजिकल मूल्यांकन किस विधि से किया जाता है। ठीक है, जो ब्रेस्ट के लंप्स होते हैं, जो ब्रेस्ट की गांठें होती हैं, उन्हें मोस्टली कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उसका साइटोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जाता है, एक्सीजन बायोप्सी द्वारा, FNAC द्वारा, एंडोस्कोपी द्वारा, हिस्टोपैथोलॉजी द्वारा। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया कि ब्रेस्ट लंप के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी होती है सर, FNAC होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है। ठीक है, FNAC इज मिनिमली इन्वेसिव एंड गिव्स रैपिड डायग्नोसिस। FNAC स्तन की गांठ की शुरुआती जांच के लिए उपयुक्त है। यह मिनिमली इन्वेसिव होती है और देती है रैपिड डायग्नोसिस। ठीक है, तेज जांच प्रदान करती है। ये चीज़ें ध्यान रखना। विच इज़ द फर्स्ट स्टेन यूज इन पैप स्टेनिंग प्रोसीडर। अब हम प्रोसीडर पे आ जाते हैं। हम पैप स्टेनिंग की जो प्रोसीडर करते हैं उसमें हम पहली प्रक्रिया में कौन सा स्टेन प्रयोग करते हैं। ठीक है, पैप स्टेन प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा स्टेन इस्तेमाल किया जाता है, ऑरेंज जी इस्तेमाल किया जाता है, EA36 इस्तेमाल किया जाता है, हीमेटॉक्सिलिन इस्तेमाल करते हैं या जिम्सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पैप स्टेनिंग प्रोसीडर परफॉर्म करेंगे इसमें हम पहला स्टेन कौन सा इस्तेमाल करेंगे सर, हीमेटॉक्सिलिन। क्लियर बात है। हीमेटॉक्सिलिन इज अप्लाइड फर्स्ट टू स्टेन द न्यूक्लियस। हमें क्या करना है, पहले न्यूक्लियस को स्टेन करना है। पैप स्टेन में सबसे पहले न्यूक्लियस को कलर किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज नॉट आइडियल फॉर साइटोलॉजी। आपके पास 4 सैंपल दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा सैंपल है जो साइटोलॉजी के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, एसाइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ब्लड क्लॉट या CSF। ठीक है, इसमें से साइटोलॉजी हम किस पे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो सिंपल सा राइट आंसर है सर C, ब्लड क्लॉट। ठीक है, क्लॉटेड सैंपल्स आर नॉट सुटेबल एज सेल गेट ट्रैप्ड।
क्लॉट में कोशिकाएं बंद हो जाती हैं जिससे जांच मुश्किल हो जाती है। देखो हमें जनरली साइटोलॉजी के अंदर हमें सेल्स की स्टडी करनी है, ठीक है, सेल की स्टडी करनी है। अब जब क्लॉट हो गई तो सेल क्या हो गई, सेल गेट ट्रैप्ड हो गई, ठीक है, कोशिकाएं बंद हो गई जिससे अब जांच करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर बात। साइटोलॉजिकल ग्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट इन, साइटोलॉजिकल ग्रेडिंग किसमें महत्वपूर्ण होता है, जो साइटोलॉजिकल ग्रेडिंग किया जाता है वो किसमें इंपॉर्टेंट है, बिनाइन लेजियन में, इन्फेक्शंस में, मैलिग्नेंसी में या इन्फ्लामेटरी डिजीजेज में। ठीक हो, जब भी हम साइटोलॉजिकल ग्रेडिंग करेंगे ये किसमें इंपॉर्टेंट होगा, साइटोलॉजिकल ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट होगा सर मैलिग्नेंसी में। क्लियर बात है। ग्रेडिंग हेल्प डिटरमाइन एग्रेसिवनेस ऑफ कैंसर, कैंसर कितना गंभीर है, कितना अग्रेसिव, एग्रेसिवनेस को हम क्या बोलते हैं, गंभीरता बोलते हैं, गंभीरता। तो कैंसर कितनी गंभीर है उसको क्या दर्शाएगा, उसको दर्शाएगा साइटोलॉजिकल ग्रेडिंग। ठीक है, तो ग्रेडिंग याद रखना, ये क्या करेगा, ये डिटरमाइन करने में मदद करता है ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, कितने ग्रेड का कैंसर होता है। ठीक है, यही आपसे पूछा है, बोलते हैं ना स्टेज 1 है, पहला ग्रेड है, दूसरा ग्रेड है, तो साइटोलॉजिकल ग्रेडिंग किसमें, मैलिग्नेंसी में इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर बात। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक एडवांटेज ऑफ एलबीसी, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का डायग्नोस्टिक एडवांटेज क्या है, एलबीसी या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का लाभ क्या है। ठीक है, रिक्वायर्स मोर सैंपल, रिड्यूस स्लाइड क्लियरिटी, क्लीनर बैकग्राउंड एंड यूनिफॉर्म सेल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसके अलावा कैन नॉट स्टोर सैंपल। जो एलबीसी या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की है इसमें से एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज होता है क्लीनर बैकग्राउंड एंड यूनिफॉर्म सेल डिस्ट्रीब्यूशन, LBC offers better cell preservation and fewer artifacts। ठीक है, इस तकनीक से सबसे स्पष्ट, अधिक स्पष्ट यानी बिल्कुल क्लियर और साफ स्लाइड बनती है। साफ स्लाइड मतलब बैकग्राउंड क्लियर होगा तभी तो हमें सेल अच्छे से दिख पाएंगी। मान लो आपका सब कुछ आपने बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म कर लिया, अब आपकी स्लाइड ही धुंधली है, स्लाइड पे बहुत सारे स्क्रैचेज हैं, अब आप सेल कैसे देखोगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप में तो सारी चीज़ें दिखाई देंगी, इसलिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के अंदर डायग्नोस्टिक एडवांटेज के तौर पर आती हैं। FNAC कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, FNAC किसके बीच अंतर नहीं कर पाता, ये चीज़ ध्यान रखना, कैन नॉट, नॉट वर्ड पढ़ते ही क्वेश्चन घेर देना। ठीक है, अब देखो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के बीच अंतर नहीं कर सकता FNAC, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच अंतर नहीं कर सकता, इन सीटू और इन्वेसिव कार्सिनोमा के बीच डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकता, या नॉर्मल एबनॉर्मल सेल को नहीं पहचान सकता। ठीक है, FNAC जो होता है इसका आंसर राइट हो जाएगा सर सी, इन सीटू और इन्वेसिव कार्सिनोमा के बीच डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता FNAC। ठीक है, FNAC लैक्स टिश्यू आर्किटेक्चर। ठीक है, सो इन्वेंशन कैन नॉट बी असेस्ड, FNAC में सिर्फ कोशिकाएं देखी जाती हैं, इन्वेजन नहीं दिखाई देते। क्लियर बात है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग इज आइडियली स्टार्टेड एट व्हाट एज इन फीमेल्स, पैप स्मीयर का जांच महिलाओं में किस उम्र से शुरू करनी चाहिए। मान लो कोई महिला है आपके पास लैब में आई तो उसको क्या करानी है, पैप स्टेनिंग करानी है। अब आप बताओ पैप स्मीयर लेने से पहले क्या आप उसको एज पूछोगे, सर बिल्कुल पूछोगे। अगर उसकी एज लेस देन 21 ईयर है तो आप उसका सैंपल नहीं निकाल सकते। क्लियर बात है, ये WHO की गाइडलाइन है। जब हम पैप स्मीयर के लिए फीमेल की मिनिमम एज सर 21 ईयर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम पैप स्टेन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग शुड बिगेन एट 21 ईयर्स रिगार्डलेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, 21 वर्ष की आयु के बाद नियमित पैप टेस्ट की सलाह दी जाती है। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सफोलिएटिव एंड एस्पिरेशन साइटोलॉजी इज, एक्सफोलिएटिव और एस्पिरेशन साइटोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक होती है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, एक होती है एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ स्टेन यूज यानी दोनों के अंदर जो स्टेनिंग यूज करते हैं उसमें डिफरेंसेस हैं, सैंपल कलेक्शन में डिफरेंसेस हैं, फिक्सेटिव यूज जो होते हैं उसमें डिफरेंसेस होते हैं, या स्लाइड प्रिपरेशन में डिफरेंसेस होते हैं। देखो साइटोलॉजी जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो स्टेन हो गई, फिक्सेटिव हो गए, स्लाइड प्रिपरेशन हो गया, तो सेम रहेगा। अंतर कहाँ आएगा सर, मेथड ऑफ सैंपल कलेक्शन में, यहाँ पर अंतर आ जाएगा। जो आपका एक्सफोलिएटिव और एस्पिरेशन के बीच अंतर आएगा वो आएगा मेथड ऑफ सैंपल कलेक्शन में। एक्सफोलिएटिव यूज नेचुरली सेट सेल्स, एस्पिरेशन यूज अ निडल। देखो फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी FNAC की हमने बात की, उसमें हम क्या कर रहे थे सर, उसमें हम लम्स के अंदर से सेल्स को एस्पिरेट कर रहे थे, निडल की मदद से खींच रहे थे। ठीक है, ये होता है FNAC के अंदर। लेकिन एक्सफोलिएटिव के अंदर क्या होता है, नेचुरली सेट सेल्स होती हैं। एक्सफोलिएटिव में स्वतः गिरी कोशिकाएं, जबकि एस्पिरेशन में सुई से ली जाती हैं। ये चीजें ध्यान रखना। आगे बढ़ो। व्हाट फिक्सेटिव इज यूज्ड इन फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC में कौन सा फिक्सेटिव कॉमनली प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FNAC करते हैं ना हम, FNAC के बाद हम किसमें फिक्सेशन करते हैं सेल्स का। ठीक है,
यानी जो कोशिकाएं निकली हुई हैं, जो सेल्स निकले हुए हैं, उनका फिक्सेशन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फिक्सेटिव। एथेनॉल, मेथेनॉल, कार्नोइस फ्लूइड, एसीटोन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सर मेथेनॉल। क्लियर बात है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथेनॉल क्या होता है? मेथेनॉल, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अच्छे से संरक्षित करता है, फास्ट एक्टिंग होता है और प्रिजर्व करता है सेलुलर डिटेल्स को। इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? FNAC के अंदर मेथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैप स्टेन? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पैप स्टेन का हिस्सा कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा पैप स्टेन के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता? अब आपको पैप स्टेन की पूरी स्टेप्स पता होनी चाहिए। पैप स्टेन के अंदर क्या क्या स्टेन यूज करते हैं वो पता होने चाहिए। तो देखो, हीमेटॉक्सिलिन पैप स्टेन के अंदर आता है सर, बिल्कुल आता है। ऑरेंज जी बिल्कुल आता है। ये ईओसिन एजोर बिल्कुल आता है सर। जिम्सा नहीं आता। जिम्सा पैप स्टेन का हिस्सा नहीं है। जिम्सा इज नॉट यूज्ड इन पैप स्मेयर, इट यूज इन हीमेटोलॉजी। जिम्सा स्टेन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है सर? हीमेटोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला चैप्टर हम वही लेंगे, तो वहाँ भी हम जिम्सा स्टेन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड पैरासाइट्स के अंदर कैसे जिम्सा वगैरह करते हैं, उसका क्वेश्चन वहाँ आ जाएगा। ठीक है, जिम्सा स्टेन ब्लड सेल्स के लिए प्रयोग किया जाता है, पैप के लिए नहीं किया जाता। पैप के लिए पैप स्टेन ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द बेस्ट सैंपल टाइप ऑफ यूरिन साइटोलॉजी? यूरिन साइटोलॉजी के लिए सबसे अच्छा सैंपल कौन सा होता है? ठीक है, हमको क्या करनी है? यूरिन साइटोलॉजी करनी है। उसके लिए सबसे बेस्ट सैंपल कौन सा होगा? फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, रैंडम सैंपल, कैथेटर सैंपल या 24 आवर यूरिन। तो हम जब भी यूरिन साइटोलॉजी कर रहे होंगे, उसके अंदर सबसे बेस्ट सैंपल कौन सा होता है? सबसे पहला मॉर्निंग का सैंपल होता है, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होता है। ठीक है, मॉर्निंग सैंपल्स हैव हायर सेलुलैरिटी एंड बेटर यील्ड। सबसे पहले सुबह की पेशाब में अधिक कोशिकाएं होती हैं, हायर सेलुलैरिटी और बेटर यील्ड पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। सेलुलैरिटी ऑफ सैंपल इन FNAC डिपेंड्स ऑन। FNAC में कोशिका की मात्रा किस पर डिपेंड करती है? FNAC पे किस पे डिपेंड करती है? सेलुलैरिटी ऑफ सैंपल। टाइप ऑफ स्टेन पे, नीडल गेज पे, साइट ऑफ एस्पिरेशन पे या टाइप ऑफ फिक्सेटिव पे। देखो, जब भी हम बात करेंगे सेलुलैरिटी ऑफ सैंपल इन FNAC, ये किस पे डिपेंड करेगी? साइट ऑफ एस्पिरेशन पे। एस्पिरेशन की साइट क्या है, उसी हिसाब से सेलुलैरिटी ऑफ सैंपल डिपेंड करेगी। सेल यील्ड वेरीज विद साइट एंड नेचर ऑफ लेजन। ठीक है, अलग अलग अंगों से कोशिकाओं की संख्या भिन्न हो सकती है। किसी लंप्स में ज़्यादा सेल्स हो सकती हैं, किसी में बहुत कम सेल्स हो सकती हैं। तो ये वेरी करती हैं अलग अलग साइट्स पर, यानी हम साइट ऑफ एस्पिरेशन पर डिपेंडेंसी कर सकते हैं सेलुलैरिटी ऑफ सैंपल की। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। कॉमन साइटोलॉजी सैंपल फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस के लिए अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन साइटोलॉजिकल सैंपल कौन सा होता है? मेनिंजाइटिस के निदान में हम साइटोलॉजी का कौन सा सैंपल लेते हैं? ब्लड लेते हैं, यूरिन लेते हैं, CSF लेते हैं, प्लूरल फ्लूइड लेते हैं। अब यह देखो, क्वेश्चन यह पूछा गया है आपसे साइटोलॉजी के संदर्भ में। ठीक है, लेकिन अगर हम इन जनरल भी बात करें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ये किस में होता है सर? आपके CSF में होता है। तो सिंपल सी बात है, हम CSF का ही सैंपल लेंगे अगर हमें डायग्नोस करनी है मेनिंजाइटिस की। ठीक है, CSF साइटोलॉजी रिवील्स प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी और मैलिग्नेंट सेल्स। CSF में इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी की कोशिकाएं पाई जा सकती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। FNAC ऑफ अ लंप नोड्स शोइंग लैंगर्हैंस सेल्स सजेस्ट। ठीक है, लिम्फ नोड की FNAC में लैंगर्हैंस सेल अगर मिले तो किसकी ओर इशारा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लैंगर्हैंस सेल एक सेल होती हैं। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है जेंट सेल, यानी बहुत बड़ी बड़ी कोशिकाएं होंगी। अगर ऐसा देखा जा रहा है FNAC में किसके एक लिम्फ नोड से अगर वो FNAC की गई हो तो ये किसकी ओर इशारा करेगी? हॉडकिंस लिम्फोमा की तरफ, ट्यूबरक्लोसिस की तरफ, सार्कोइडोसिस की तरफ या मेटास्टेसिस की तरफ। देखो बच्चे, यहाँ बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे। वो क्या करेंगे? लिम्फ नोड पढ़ते ही, लिम्फोमा पढ़ते ही आंसर लगा देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपसे लैंगर्हैंस जेंट सेल्स की बात की जाए तो ये ट्यूबरक्लोसिस के अंदर दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना। लैंगर्हैंस सेल्स आर डिटेक्ट इन TB ग्रैनुलोमास। ठीक है, TB में विशेष मल्टीन्यूक्लिएटेड कोशिकाएं जिसको हम बोलते हैं लैंगर्हैंस। पहली चीज़ तो, दूसरी चीज़ ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अंदर कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कहाँ दिखेगी? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर दिखाई देगी। बेथेस्डा सिस्टम इज यूज फॉर रिपोर्टिंग ऑफ। बेथेस्डा सिस्टम से किसकी रिपोर्टिंग की जाती है?
हेमेटोलॉजी, यूरिन एनालिसिस, सर्वाइकल साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। तो हम पढ़ रहे हैं बेथेस्डा सिस्टम। ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? साइटोलॉजी के इस्तेमाल करते हैं। और कौन से? सर्वाइकल साइटोलॉजी के अंदर, ठीक है। बेथेस्डा इज द स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग पैप स्मेयर्स। पैप स्मेयर रिपोर्ट को क्लासीफाई करने के लिए बेथेस्डा सिस्टम प्रयोग किया जाता है। साइटोलॉजी ऑफ एसाइटिक फ्लूइड इन मैलिग्नेंसी विल शो। कैंसर में एसाइटिक फ्लूइड की साइटोलॉजी में क्या देखा जाता है? कैंसर में अगर हम एसाइटिक फ्लूइड की साइटोलॉजी देखते हैं तो उसमें मैलिग्नेंसी क्या शो करेगी? लिम्फोसाइट्स को, मीजोथीलियल हाइपरप्लेजिया को, मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स को, या मैक्रोफेजेस को, ठीक है। तो जब भी हम साइटोलॉजी ऑफ एसाइटिक फ्लूइड इन मैलिग्नेंसी देखते हैं तो इसके अंदर मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स दिखाई देती हैं। मैलिग्नेंट सेल्स अपीयर इन पेरिटोनियल फ्लूइड इन एडवांस डिजीज। पेट की झिल्ली में कैंसर कोशिकाएं दिख सकती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। एसाइटिक फ्लूइड कहाँ से मिला जाता है? आपके पेट से निकाला जाता है, ठीक है। तो एसाइटिक फ्लूइड में अगर मैलिग्नेंसी है तो ये किस तरफ इशारा करेगी? ये मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स की तरफ इशारा करेगी। आगे बढ़ जाओ। अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एफएनएसी। हम एफएनएसी कर रहे होते हैं, उस दौरान एक कोई जटिलता आ जाए जिसको हम बोलते हैं कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं एफएनएसी के दौरान? फीवर आ सकता है, हाइपरटेंशन कॉमन है, ब्लीडिंग कॉमन है, या इन्फेक्शन कॉमन है? देखो, फीवर, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन ये हो सकते हैं लेकिन कॉमन नहीं है। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछा गया है वो होती है सर ब्लीडिंग। देखो, आप कोई निडिल एस्पिरेट कर रहे हो, निडिल से सेल्स को एस्पिरेट कर रहे हो, ठीक है। अब वो निडिल से क्या हो सकता है? सेल्स बाहर आएंगी और हो सकता है आप निडिल निकालो तो वहाँ पर हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी दिखाई दे। तो ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एफएनएसी प्रक्रिया के दौरान। माइनर ब्लीडिंग इज कॉमन बट यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है। सुई लगने से हल्का रक्तस्राव हो सकता है, बिल्कुल क्लियर बात है। आगे चलो। एफएनएसी हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। एफएनएसी किसके बीच अंतर करने में सहायक है? किन दो चीज़ों के बीच एफएनएसी डिस्टिंग्विशन कर सकता है? फंगल वर्सेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी वर्सेस नियोप्लास्टिक लेजन, नॉर्मल वर्सेस रिएक्टिव सेल्स, या वायरल वर्सेस बैक्टीरिया। देखो, जब भी हम एफएनएसी की बात करेंगे तो ये किसके बीच डिस्टिंग्विश करने की सहायता करेगी? ये करेगी इन्फ्लामेटरी वर्सेस नियोप्लास्टिक लेजियन। इसके अंदर एफएनएसी क्या करेगी? डिटेक्शन कर देगी। क्लियर बात है। एफएनएसी शो सेल पैटर्न टू डायग्नोज ट्यूमर्स वर्सेस इन्फ्लामेशन। सूजन अलग चीज़ है और गांठ बनकर ट्यूमर बनना अलग चीज़ है। इसको कौन डिफ्रेंशिएट करेगा सर? एफएनएसी करेगी। एफएनएसी से सूजन और ट्यूमर के बीच का फर्क पता चल जाता है। सूजन पे भी देखो, आपकी स्किन ऐसे कुछ ऊपर से सूज जाती है ना, और बाकी गांठ भी हो तो अब भी आपकी स्किन ऐसी ही होती है। अब आप देख के नहीं बता सकते कि बस नॉर्मली सूजन है या ट्यूमर है। उससे एफएनएसी जो होती है बहुत हेल्प करती है इसमें डिटरमाइन करने में। अ वेल प्रिपेयर्ड साइटोलॉजी स्मेयर शुड बी। एक अच्छा साइटोलॉजी स्मेयर कैसा होना चाहिए? वेल प्रिपेयर्ड साइटोलॉजी स्मेयर थिक होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए, ब्लडी होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंड थिन होना चाहिए, स्टैंड विद ब्लड होना चाहिए। देखो, क्या मोटा और ओवरलैपिंग मान लो ऐसे सेल्स आपके एक अरेंज में हैं। ओवरलैपिंग में क्या हो गई? इसी सेल के ऊपर और 8-10 सेल रखी हुई हैं, इसको हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग। तो ये होनी चाहिए क्या? इसको हम वेल प्रिपेयर्ड साइटोलॉजी स्मेयर बोलेंगे सर? बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ब्लडी। अब ब्लडी होगा तो आप क्या सेलुलर डिटेल्स पढ़ पाओगे? आपको तो ब्लड ही दिखेगा सब जगह, ये भी गलत ऑप्शन है। स्टैंड विद ब्लड। ब्लड से कभी हम स्टैनिंग परफॉर्म करते हैं सर? बिल्कुल नहीं करते। तो क्या बचा सर? यूनिफॉर्म एंड थिन। एक पतला एक अरेंजमेंट होना चाहिए किसमें? वेल प्रिपेयर्ड साइटोलॉजी स्मेयर के अंदर, ठीक है। यूनिफॉर्म स्मेयर अलाउ बेटर स्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। साफ और एक समान फैलाव से सेल की पहचान ईजी हो जाती है। एयर ड्राइड आर्टिफैक्ट्स आर सीन इन विच कंडीशन? एयर ड्राइंग से आर्टिफैक्ट्स किस कंडीशन में दिखाई देते हैं? पुअर फिक्सेशन, ओवर स्टैनिंग, पुअर सैंपल कलेक्शन, एक्सेस वॉशिंग, ठीक है। तो जब भी हम एयर ड्राइड आर्टिफैक्ट्स की बात करेंगे तो इस किस कंडीशंस में दिखाई देंगी? ये पुअर फिक्सेशन के अंदर दिखाई देंगी, ठीक है। इफ स्मेयर इज नॉट फिक्स प्रॉम्प्टली, डाइंग लीड्स टू पुअर न्यूक्लियर डिटेल्स। तुरंत फिक्स न करने पर न्यूक्लियस खराब हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए हमें तुरंत फिक्स कर देना चाहिए। तो एयर ड्राइड आर्टिफैक्ट्स ये किस कंडीशन में दिखाई देंगे सर? ये पुअर फिक्सेशन के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। सर्वाइकल डाइप्लेजिया ऑन साइटोलॉजी इज लेबल्ड एज। साइटोलॉजी में सर्वाइकल डाइप्लेजिया को किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, जो हम साइटोलॉजी कर रहे हैं उसके अंदर सर्वाइकल डाइप्लेजिया को हम किस श्रेणी के अंदर, किस लेबल के अंदर रखेंगे? LSIL, HSIL के अंदर, ASCUS के अंदर, NILM के अंदर, या मेटाप्लेजिया के अंदर? अब देखो, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। जब भी हम सर्वाइकल डाइप्लेजिया की बात करेंगे LSIL या HSIL के अंदर इसको रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लो या हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लेजियन, ठीक है। LISIL और HSIL में एबनॉर्मल सेल्स दिखाई देती हैं।
ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंसेस भी ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ईए स्टेन इन पैप स्मेयर? पैप स्मेयर में ईए स्टेन का क्या काम होता है, ठीक है। ईए स्टेन क्या करता है? स्टेन ओनली न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस को स्टेन करता है क्या? केवल बैकग्राउंड को कलर करता है क्या? साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है या इनहेंस क्लियरिटी को इनहेंस करता है? तो जब भी हम ईए स्टेन की बात करेंगे, ये साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। ये स्टेन साइटोप्लाज्म ऑफ इंटरमीडिएट एंड कॉलमनर सेल्स, ये स्टेन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को रंग देता है। आगे बढ़ जाओ। इन ब्रोंकियल वॉशिंग साइटोलॉजी द प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड सेल्स इंडिकेट। ब्रोंकियल वॉशिंग साइटोलॉजी में सिलिएटेड कोशिकाएं किसे दर्शाती हैं? मैलिग्नेंसी को, नॉर्मल ब्रोंकियल लाइनिंग को, इन्फेक्शन को या मेटास्टेसिस को, ठीक है। तो ब्रोंकियल वॉशिंग साइटोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें हमें नॉर्मल ब्रोंकियल लाइनिंग दिखाई देंगी। ये क्या दिखाएंगे? सिलिएटेड कोशिकाएं, ठीक है। सिलिएटेड कोशिकाएं, इनकी प्रेजेंस क्या दिखाएगी? यानी ब्रोंकियल लाइनिंग नॉर्मल है। अब क्या होती है सिलिएटेड सेल? ध्यान से सुनो। मान लो ये आपका विंड पाइप है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे सिलिएटेड सेल्स लगी होती हैं। तो जब भी आपके अंदर डस्ट आता है तो ये क्या करती हैं? उन्हें बाहर करने का काम करती हैं, ठीक है। तो इनकी लाइनिंग पर अगर सीलिया प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है, जो आपके डस्ट वगैरह आएंगी ये इनको पकड़ लेती हैं, कैच कर लेती हैं। क्लियर बात? अब जो आप मान लो कोई बहुत सारे व्यक्ति होती हैं, वो क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनकी यही सेल्स, यही जो सीलियल सेल्स हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है सर? जो धूल डस्ट होता है उनके लंग्स में जाता है, उन्हें बार बार खांसी आती है, ठीक है। अब यही सिलिएटेड सेल अगर दिखाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी ब्रोंकियल लाइनिंग बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये होता है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट से भी याद रखना, सिलिएटेड सेल आर फॉर्म नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ये नॉर्मल लाइनिंग की कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम दर्शाएंगी अगर सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट हैं तो। CSF साइटोलॉजी इज प्राइमरीली यूज टू डिटेक्ट। CSF साइटोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड साइटोलॉजी कर रहे हैं, इसका प्राइमरी यूज़ क्या होता है? किसको डिटेक्ट करने के लिए होता है? ग्लूकोज लेवल को, RBC काउंट को, मैलिग्नेंट सेल और मेनिंजाइटिस को, या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। देखो CSF के अंदर हम क्या करते हैं? मैलिग्नेंट सेल्स या मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस वर्ड जहां भी आएगा तुरंत CSF दिमाग में आपके भर जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम CSF साइटोलॉजी का। यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ नियोप्लास्टिक मेनिंजाइटिस और इन्फेक्शंस। CSF से मेनिंजाइटिस या कैंसर की पुष्टि की जाती है। द नीडल साइज कॉमनली यूज इन FNAC इज। FNAC में सामान्य तौर पर किस गेज की सुई प्रयोग की जाती है, ठीक है। कौन सी साइज की नीडल इस्तेमाल की जाती है FNAC के अंदर? 10 गेज की, 14 गेज की, 22 से 25 गेज की या 30 गेज की? देखो जब भी हम FNAC के अंदर नीडल साइज की बात करेंगे तो कौन से गेज की नीडल इस्तेमाल करेंगे? जनरली 22 से 25 गेज की नीडल इस्तेमाल करेंगे। इस थिन होती हैं, पतली होती हैं, फॉर मिनिमल ट्रॉमा। पतली सुई से कम चोट और बढ़िया सैंपल मिल जाता है। आगे बढ़ो। FNAC ऑफ थायराइड नोड्यूल इज बेस्ट परफॉर्म विद। थायराइड नोड्यूल की FNAC के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? विदाउट अल्ट्रासाउंड, विद CT स्टेन, विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या ब्लाइंड एस्पिरेशन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब भी बहुत सारे बच्चे FNAC में ड्यूटी किए होंगे उनको पता होगा USG गाइडेड FNAC, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ FNAC परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इससे हर चीज़ दिखाई देता है। तो हम जब भी थायराइड नोड्यूल की बात करेंगे इसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के साथ FNAC परफॉर्म करते हैं। अल्ट्रासाउंड इंश्योर एक्यूरेट नीडल रिप्लेसमेंट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से सटीक स्थान पर सुई लगाई जाती है। आगे बढ़ो। विच इज फॉल्स अबाउट FNAC। FNAC के बारे में कौन सा कथन गलत है? फॉल्स है। रिक्वायर्स एनेस्थीसिया, आउट पेशेंट प्रोसीडर, रैपिड रिजल्ट या मिनिमली इन्वेसिव। देखो जब भी हम बात करेंगे FNAC के बारे में क्या चीज़ गलत है, तो ये एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड करता है। तो क्या हम किसी को एनेस्थीसिया दे के तब FNAC करते हैं? सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में FNAC दे सकते हैं, ठीक है। तो FNAC के लिए एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है, ये चीज़ गलत है। FNAC यूजुअली डोंट रिक्वायर जनरल या लोकल एनेस्थीसिया, या सामान्यतः बिना एनेस्थीसिया के परफॉर्म कर दिया जाता है। आगे बढ़ो। पोएपनियोकोलो स्टेन इज क्लासिफाइड एज। पैप स्टेन जो होता है इसको, यह किस प्रकार का स्टेन है या किस प्रकार का स्टेन है, इसको किस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पैप स्टेन वाइटल स्टेन है, रोमैनोवास्की स्टेन के अंदर आता है, पॉलीक्रोमैटिक स्टेन होता है या सिंगल डाई होता है? तो आज के बाद याद रख लेना, जब भी
पेपनिकोलोव स्टेन की बात की जाएगी, पेप स्टेन की बात की जाएगी, ये होता है पॉलीक्रोमिक स्टेन, पी फॉर पेप, पी फॉर पॉलीक्रोमिक। तो ये चीज़ आज के बाद मत भूलना, पेपनिकोलोव स्टेन जो होता है वो पॉलीक्रोमिक स्टेन होता है। इट यूज मल्टीपल डाइज एज डिफरेंट पार्ट सेल्स, अलग अलग सेल पार्ट्स के लिए अलग अलग डाइज इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसको पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, पॉली का मीनिंग होती है बहुत सारा। तो जैसे मान लो साइटोप्लाज्म के लिए इसके अंदर क्या है, ईए है, ठीक है, ईओसिनेज़ोर है, न्यूक्लियस के लिए इसके पास हीमेटॉक्सिन है। तो अलग अलग सेल पार्ट्स के लिए अलग अलग इसके पास डाइज मौजूद होती हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइटोलॉजी इन कैंसर डायग्नोसिस? कैंसर डायग्नोसिस में साइटोलॉजी का क्या पर्पज होता है? आइडेंटिफाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्लड सेल्स की स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई एबनॉर्मल सेल्स या मेजर ब्लड प्रेशर। देखो जब भी हम बात करेंगे साइटोलॉजी के अंदर कैंसर डायग्नोसिस की, तो इसका मुख्य पर्पस क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई एबनॉर्मल सेल्स। साइटोलॉजी डिटेक्ट्स प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट चेंजेस, या कैंसर की कोशिकाओं को समय रहते पहचानने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है साइटोलॉजी के अंदर कैंसर डायग्नोसिस की, आइडेंटिफाई एबनॉर्मल सेल्स, ये चीज़ ध्यान रखना। साइटोलॉजी इज स्पेशली यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर ऑफ, साइटोलॉजी किस अंग के कैंसर निदान में विशेष उपयोगी है? क्या बोन के कैंसर निदान में साइटोलॉजी स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है, स्किन में, सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट में, सर्विक्स एंड ब्रेस्ट में, या हार्ट में? देखो जब भी हम साइटोलॉजी की बात करेंगे, ये स्पेशली सर्विक्स हो गई, सर्विक्स के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं सर, पेप स्टेन। ब्रेस्ट लंप्स के लिए क्या इस्तेमाल कर लेते हैं सर, एफएनएसी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए साइटोलॉजी बेस्ट होती है, क्लियर बात है। एफएनएसी एंड पेप स्मेयर आर कॉमन इन सर्विक्स एंड ब्रेस्ट डायग्नोसिस, इन अंगों की सतह से कोशिकाएं आसानी से ली जा सकती हैं। साइटोलॉजी इज अ टाइप ऑफ, साइटोलॉजी किस प्रकार की प्रक्रिया है, सर्जिकल डायग्नोसिस है, हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस है, सेल बेस्ड डायग्नोसिस है, या जेनेटिक टेस्ट है? अब सिंपल सी बात है, साइटोलॉजी का मीनिंग होता है सेल की स्टडी करना, तो ये सेल बेस्ड डायग्नोसिस होती है। तो बच्चों आज तक अब तक हमने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब तक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर पूरा होने के बाद आपका साइटोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे सॉल्व ना होता हो, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ते रहना, साथ के साथ पढ़ते रहना, एग्जाम कभी भी आ सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता, फिर पता चले आपको पढ़ने का टाइम ना मिले, इसलिए धीरे धीरे ही पढ़ते रहो, पर पढ़ते रहो, चीज़ें। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे के लेक्चर में हम 150 तक क्वेश्चन कर लेंगे, आज 100 तक क्वेश्चन हमने कर लिया है। नोट्स आपको पूरा चैप्टर होने के बाद टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख लेना। आपका दिन शुभ हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।